हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.3 के आपका प्रमेय जो है 6.4 को पढ़ने वाले, जैसे कि दोस्तों आपने थंब में देखा ही होगा। इस प्रमेय का नाम क्या है? भुजा भुजा समरूपता। तीन तो भुजाएं हैं, यानी कि दो त्रिभुज आपके दिए रहे मेरे दोस्तों भाई, और तीनों भुजाओं का जो अनुपात है ना वो समान रहे ना, तो उस कंडीशन में ये होता है कि वो जो होगा दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं। तो कंडीशन क्या होता है, क्योंकि हमने समरूप होने का कंडीशन यह पढ़ा है मेरे दोस्तों भाई ना, दो त्रिभुज में एक कंडीशन ये होता है कि उनके संगत कोण बराबर हो, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर उनके तीनों भुजाओं का जो है अनुपात, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो है मेरे दोस्त भाई समानुपाती कर लें या फिर बराबर मेरे दोस्त भाई, तो उस कंडीशन में होगा समरूप हो जाएगा। यहाँ पर कंडीशन है कुछ, उसको हम लोग पढ़ेंगे मेरे दोस्त भाई। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सारे भाई लोग क्या करते हैं, वीडियो को प्ले करते हैं तुरंत चले जाते हैं, क्योंकि देखते हैं भाई की सब्सक्राइबर कम है और वीडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आती। क्योंकि आप देखो मेरे भाई, पैसे मेरे पास है नहीं आज के टाइम, यूट्यूब से पैसे अभी आते नहीं है, मेहनत आपके लिए मैं कर रहा हूँ, आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ, तो आप एटलीस्ट वीडियो को देखिए। थोड़ी सी क्वालिटी मैं मानता हूँ उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इतनी भी खराब क्वालिटी की वीडियो मैं नहीं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करता हूँ कि आपको जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ समझ में ना आए। मैं 100% क्योंकि मैं अपनी वीडियो को खुद से वॉच करता हूँ, कई सारे मेरे फ्रेंड सर्कल में जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो भी वॉच करते हैं, खुद बताते हैं। तो एटलीस्ट वीडियो को आप 10 मिनट तक जरूर वॉच कीजिए। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ समझ में नहीं आया तो वीडियो में देखिए कमेंट बॉक्स में क्या करना है, आपको नेगेटिव कमेंट करके चले जाना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मैं 101% हर एक वीडियो में बात बोलता हूँ, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा प्रयास करोगे जरूर समझ में आएगा मेरे दोस्त। क्योंकि भैया इतनी आराम से इतने अच्छे से मैं बताने का हमेशा प्रयास करता हूँ कि आपको समझ में, क्योंकि देखिए अगर आप 10 मिनट देखोगे ना तो आप यूट्यूब पर शॉर्ट्स वीडियो देखने पर, फालतू वाली शॉर्ट्स वीडियो और इंस्टाग्राम पर फालतू के रील्स देखने में बर्बाद करते हो। लेकिन अपने लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, अपने लाइफ में एक अच्छा नंबर प्राप्त करने के लिए क्लास 10 में, क्योंकि क्लास 10 में अच्छे नंबर आएंगे तभी 11th और 12th में एक आप अच्छा स्कूल डिसाइड कर पाओगे किस कॉलेज में पढ़ना है, सॉरी स्कूल नहीं कॉलेज में किस पढ़ना है वो आप डिसाइड कर पाओगे कौन सब्जेक्ट लेना है। क्योंकि मैथ में अगर आप अच्छा नंबर लाते हो तो ऑफकोर्स एक चीज़ है कि मैथ से ही आप बढ़ोगे आगे, आईआईटी की भी आप तैयारी कर सकते हो, क्योंकि बेस जो होता है मेरे दोस्त भाई 9th और 10th से ही बनता है। फिर 11th 12th में उसे और आप अच्छे कर सकते हो, यह होता है कंडीशन। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर हमने प्रमेय 6.4 को हम लोग देखेंगे भुजा भुजा, जिसका नाम है भुजा 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 समरूपता। यहाँ पर होता क्या है आपका, देखिए ये एग्जाम में डायरेक्टली आता है, जो आपके पांचों प्रमेय है ना, प्रमेय 6.1 6.2 6.3 6.4 और 6.5, यह जो पांचों प्रमेय है ना इसमें से एक प्रमेय आपके एग्जाम में डायरेक्टली आ जाता है। और वहां पर देता है कि मान लीजिए आपका प्रश्न पूछ दिया है कि भुजा भुजा समरूपता बताइए, तो वहां पर एक कंडीशन या लिख कर थ्योरी नहीं आएगा, आपको खुद से लिखना रहेगा मेरे दोस्त। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा है यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इस स्टेटमेंट का मतलब है कि दो त्रिभुज, सबसे पहले मैं दोस्त बनाता हूँ और अच्छे समझ में आपको आएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि मान लीजिए ऐसे दो त्रिभुज है मेरे दोस्तों, पहला त्रिभुज हमने बना दिया, ये मान लीजिए आपका छोटा भाई है ए बी और सी, और इससे ठीक एक बड़ा त्रिभुज बना दिया हमने, ये आपके बड़े भैया हैं मान लीजिए मेरे दोस्त भाई, ये आपके छोटे भैया हैं भाई हैं और ये आपके बड़े भैया हैं, इसका नाम दे दिया हमने पी क्यू आर। कंडीशन यह होता है मेरे दोस्त भाई, प्रश्न में जो दिया है उसके अनुसार यहाँ पर नोट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही हम लोग नोट करते हैं। कभी भी आप लोग प्रमेय सोल्व कीजिएगा तो ऐसे जो जैसे मैं नोट करता हूँ वैसे नोट करेंगे ना, तो एग्जामिनर आपका जो है ना आधा नंबर भी नहीं काट सकता। अब देखिए मेरे दोस्तों यहाँ पर प्रश्न के अनुसार यह दिया है ना कि ए बी बटे पी क्यू के है और ए सी बटे है पी आर के बराबर है बी सी बटे क्यू आर के। हमने कहा ये भैया यह भुजा बटे यह भुजा इक्वल है, यह भुजा बटे यह भुजा के यह भुजा बटे यह भुजा, तीनों एक दूसरे के इक्वल है। यहाँ पर इस स्टेटमेंट का मतलब है हमें प्रूफ क्या करना है, हमें कुछ तो सिद्ध करना है ना, तो हमें सिद्ध भैया करना है। आप उसे भी नोट डाउन कीजिएगा, सिद्ध करना है हमें, जो सिद्ध करना है उसे भी नोट डाउन हम लोग करते हैं। तो सिद्ध क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि कोण ए इक्वल है कोण आपके पी के मेरे दोस्त, और कोण बी इक्वल है आपके कोण क्यू के। यहाँ पर देखिए इक्वल का साइन रहेगा कोण क्यू के, और साथ में ये भी दिया है कि कोण आपका सी इक्वल है कोण आर के। हमें एक क्या करना है, प्रूव करना है, सिद्ध करना है मेरे दोस्त भाई। तो किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए मेरे दोस्तों रचना करना पड़ता है उसमें। प्रमेय 6.3 में भी किया है हमने, प्रमेय 6.1 में भी किया है, तो यहाँ पर भी हम लोग करेंगे रचना। तो रचना क्या करेंगे मेरे दोस्त भाई, जो प्रमेय 6.3 में किया है ना, जिन भाइयों ने वीडियो देखी उनके लिए तो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखी यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। प्रमेय 6.3 में हमने बताया था कि हम यहाँ पर भुजा पी क्यू और पी आर पर ऐसे दो बिंदु लेते हैं जो भुजा ए बी और ए सी के समांतर होते हैं, बराबर होते हैं, सॉरी समांतर नहीं बराबर होते हैं। कैसे लेंगे, तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए हमने बिंदु यहाँ पर
कुछ एक ले लिया डी, डी हमने मान लीजिए यहाँ पर ले लिया और यहाँ पर ले लिया मान लीजिए ई। जो है ना पी डी की जो लंबाई हो ना वो ए बी के समांतर हो, यानी कि बराबर हो। जब हम किसी मापन से मापे में जो भाई तो जो पी डी की लंबाई हो ना वो ए बी के बराबर होना चाहिए, और जो पीई की जो लंबाई होनी चाहिए वो ए सी के बराबर होनी चाहिए। जब हम स्केल से मापे किसी मापन से मापे तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा रखना हम लोग नोट डाउन करते हैं। तो यहाँ पर नोट डाउन करेंगे आपका मेरे दोस्तों भाई कि इसको मैं मिला देता हूँ यहाँ पर। तो ऐसे हम मान लीजिए मिला दिया और इसको नोट डाउन करेंगे यहाँ पर कि डी व ई बिंदु रेखाखंड, रेखाखंड ये आपके दोनों रेखाखंड है, रेखाखंड पी क्यू व पी आर पर इस प्रकार, भैया हमने कह दिया इस प्रकार स्थित है, इस प्रकार स्थित है मेरे दोस्तों भाई कि आपका यहाँ पर कह सकते हैं कि पीडी जो इक्वल हो जा रहा है ए बी के, और मेरे दोस्तों पीई इक्वल हो जा रहा है आपके ए सी के। हमने कह दिया भैया यह भुजा की जो लंबाई है वो बराबर हो जा रही है इस भुजा के, और यह भुजा की जो लंबाई है इस भुजा के, हमने बराबर कर लिया। इसे आप मान लीजिएगा समीकरण नंबर 1। यहाँ पर मैं भूल गया था, वो जगह भी हमने नहीं छोड़ी थी। इसे समीकरण नंबर आप 1 मान लीजिएगा, इसको भैया 2 मान लीजिएगा और इसको 3। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों भाई। अब देखिए अब जो सारा खेला अब शुरू होगा। देखिए मैं यहाँ पर जो रेखा बना रहा हूँ सीधी बना ले रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो है जो रेखा हो जा रही है वो टेढ़े मेढ़े सांप की तरह बन जा रही है। ध्यान से बनाते हैं अच्छे से। इस रेखा को हम लोग यहाँ पर जो खींचते हैं ना, इस रेखा को मैं अच्छे से यहाँ पर सीधी से खींच लेता हूँ। अब देखिए मेरे दोस्तों भाई यहाँ पर जो नोट डाउन करेंगे, अब सारा खेला शुरू होगा उपपत्ति से। किससे? उपपत्ति से मेरे दोस्त। यहाँ पर जो होगा खेला शुरू हो जाएगा उपपत्ति। उपपत्ति को नोट करेंगे, ऐसे ही हम लोग नोट करेंगे एग्जाम में। इतना ध्यान रखिए, आपका थ्योरम आ जाएगा तो ऐसे ही आपको नोट करना है, इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए समीकरण नंबर 1 से देखिएगा, समीकरण 1 से हमें भैया इतना ध्यान रखिए, इतना करना है मेरे भाई। यहाँ पर थेल्स करेंगे विलोम को अप्लाई करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात इक्वल करना पड़ता है, यह भुजा बट्टे यह भुजा का, तभी थेल्स प्रमेय का विलोम अप्लाई होता है। तो उसी लिए यहाँ पर हम क्या करें, उपपत्ति में समीकरण नंबर 1 को नोट डाउन करेंगे। देखिए करेंगे ना तो और अच्छे समझ में आएगा, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इतना हमको पता है। तो यहाँ पर देखिएगा आप क्या कीजिएगा ना, इसको अभी के लिए छोड़ दिए, ए बी बट्टे पी क्यू, ए बी बट्टे पी क्यू बराबर कर लीजिए मेरे दोस्तों भाई ए सी बट्टे पी आर के। क्योंकि देखिए ये प्रश्न में दिया था, ये आपके जो यहाँ पर प्रश्न क्रिएट हुआ है इसमें दिया है, तो हमने कह दिया भैया ए बी बट्टे पी क्यू, यानी कि यह भुजा की लंबाई बट्टे यह भुजा की लंबाई, और यह भुजा की लंबाई बट्टे यह भुजा की लंबाई। अब देखिए मेरे दोस्तों समीकरण 2 और 3 को देखिएगा, यहाँ पर आगे देखेंगे तो पीडी बराबर है ए बी के स्थान पर हम पीडी रख सकते हैं क्या? रख सकते हैं, आपको कहोगे रख सकते हैं भैया। हम देखिए सिंपली चाहते हैं ना कि यहाँ से जब यहाँ से हमने लिया तो इन दोनों त्रिभुज में बातें चल रही है, लेकिन हम चाहते क्या है ना कि इस त्रिभुज में सिर्फ और सिर्फ हम लोग चले आए। तो उसके लिए आपको पता है अगर ए बी के स्थान पर हम पीडी रख दें, यानी कि इसकी लंबाई को हम रख दें, और एसी के स्थान पर पी, यानी कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर छोटा सा मिस्टेक हुआ है कि आपका, ठीक है, एसी के स्थान पर हम लोग पी रख दें तो इस त्रिभुज में आ जाएंगे मेरे दोस्त। सिंपल चीज है, तो वही करेंगे। यहाँ पर नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, समीकरण नोट डाउन करेंगे मेरे दोस्त भाई 2 व 3 से। समीकरण 2 और 3 से अगर हम लोग देखें मेरे दोस्त तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी के स्थान पर हमने कहा दिया पीडी रख दीजिए, तो पीडी, क्योंकि भैया ए बी के बराबर तो पीडी है ना, पीडी के बराबर ए बी कर लीजिएगा, फिर ए बी के बराबर पीडी कर लीजिए, तो पीडी बटे पी क्यू हो जाएगा। यहाँ पर बराबर जाएगा एसी के स्थान पर हम पी रख सकते हैं, पीई बटे पी आर। इतना समझ में आई होगा, आप लोग को आ रहा होगा। हमने कह दिया भैया कि पीडी बटे पी क्यू हो गया बराबर पीई बटे पी आर हो गया। आप देखिए पीडी बटे पी क्यू हो गया और पीई बटे पी आर क्यू हो गया। लेकिन हमें थेल्स प्रमेय का विलोम यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या करना पड़ेगा, पीडी बटे डी क्यू को करना है और पी बटे ई आर के करना है। तो उसके लिए मेरे दोस्तों भाई यहाँ पर ना छोटा सा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर विलोम कर दीजिएगा। और जो आपने देखिए उदाहरण नंबर 2 और आपके प्रश्नावली 6.2 में ऐसा क्वेश्चन है, वहां पर हम लोग जोड़ देते हैं, यहाँ पर घटाएंगे ना तो आ जाएगा सिस्टमेटिकली। या फिर इसके पहले वाले पेपर में जो चीजें हमने अप्लाई किया था वही यहाँ पर भी अप्लाई कर देंगे। कैसे? तो देखिएगा मेरे दूसरे भाई, हम क्या करेंगे, यहाँ पर व्युत्क्रम कर देंगे, व्युत्क्रम करने। जब व्युत्क्रम करेंगे मेरे दूसरे भाई ना, तो आपका जो होगा ना, यह आपका नीचे चला आएगा, यह आपका ऊपर चला आएगा। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। आपका मार्कर ऐसे है ना तो इसको ऐसे करना है, ऐसे है तो ऐसे करना है, तो ऐसे तो इसको पलटेंगे तो ये ऊपर आएगा, नीचे ही आएगा ना। सेम यहाँ पर भी होगा,
इधर ये ऊपर चला जाएगा या नीचे आ जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा पी क्यू जो होगा मेरे दोस्त भाई बट्टे हो जाएगा पी डी के, पी क्यू बट्टे पी डी हो जाएगा, और पी आर आपका हो जाएगा बट्टे पीई के। अब देखिए मेरे दोस्तों हर कंडीशन में क्या हो रहा था, +1 कर रहे थे, यहाँ पर -1 कर दीजिएगा, बस दोनों तरफ -1 करेंगे, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। जबरदस्ती किसी को, और उसमें किसी भी समीकरण में जबरदस्ती किसी को कहीं पर भी मैथ में जबरदस्ती कुछ भी अप्लाई थोड़ी कर पाएंगे। जब -1 करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी क्यू बट्टे पी डी बराबर, ये पी डी है ध्यान रखिएगा, वो नहीं है आपका पी आर, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, -1 हमने कर दिया, और आपका हो जाएगा पी आर बट्टे पीई और -1। एक चीज ध्यान रखिए मेरे दोस्त भाई, -1 हम कर रहे हैं बटे 1 या बटे 1, इसको सोल्व करेंगे, आपका आगे जो होगा जो हमें लाना है वो आ जाएगा, हम आगे सोल्व करेंगे मेरे दोस्त भाई। तो यहाँ पर देखिए पी डी जो होगा आपका एलसीएम अगर भिन्न का घटाना है तो पी क्यू माइनस आ जाएगा पी डी के, अब बराबर यहाँ पर पीई एलसीएम हो जाएगा तो पी आर के माइनस आ जाएगा पीई के। एक चीज ध्यान दीजिए, मन में -1 इधर भी जोड़ा -1 इधर भी जोड़ा तो हमारे मान में कोई डिफरेंस तो होगा नहीं इससे मेरे दोस्त भाई, क्योंकि देखिए -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, वही हमारा आ जाएगा। तो मैथ में वही चीजें करते हैं जो पॉसिबल होता है सिंपली। अब देखिए यहाँ पर पी क्यू माइनस पी डी के, पी क्यू माइनस पी डी, और आया है पी आर पूरी भुजा की लंबाई और माइनस पी के। इसके स्थान पर मेरे दोस्त भाई आप खुद देखिए कि पी क्यू माइनस पी डी के स्थान पर, पी क्यू माइनस पी डी के स्थान पर आप डी क्यू लिख सकते हैं, पूरी भुजा की लंबाई माइनस किया है इतने की लंबाई को, तो हम इतनी की लंबाई को लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा डी क्यू, क्योंकि इसी की जरूरत है, डी क्यू बटे पी डी बराबर सेम वही काम यहाँ पर भी हो जाएगा आपका, पूरी भुजा की लंबाई माइनस किया इतना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, तो ई आर बटे पीई आप लोग कर सकते हैं। फिर से आप क्या कीजिए ना, व्युत्क्रम कर लीजिए एक बार। तो व्युत्क्रम हम लोग जब करेंगे मेरे दोस्तों भाई, यहाँ पर मैं नोट डाउन करता हूँ, पुनः व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, जब व्युत्क्रम करेंगे तो मैं ऊपर से नोट करता हूँ, यहाँ पर शायद आप लोग को दिखना रहा हो नीचे, मैं ऊपर से नोट कर लेता हूँ मेरे दोस्तों भाई, ध्यान से देखिएगा। जब हम व्युत्क्रम करेंगे तो फिर से वही काम हो जाएगा, क्या ये आपका नीचे हो जाएगा, ये आपका ऊपर चला जाएगा, फिर ये भी नीचे आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा। भैया हमने कहा दिया भैया मार्कर ऐसा है तो समझ लीजिए ऐसे कर दिया हमने, तो वही काम हमने यहाँ पर केयर कर रहे हैं। तो पी डी जो होगा बटे, इसको मैं अच्छे से नोट करता हूँ, पी डी जो होगा बटे आ जाएगा पी डी क्यू पे बराबर हो जाएगा पीई बटे ई आर के। इतना आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा मेरे दोस्त। अब देखिए मेरे दोस्त भाई यहाँ पर थेल्स प्रमेय का विलोम अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि थेल्स प्रमेय का विलोम हमने पढ़ा है कि पीडी बटे यानी कि यह भुजा बटे यह भुजा का अनुपात इक्वल है यह भुजा बटे यह भुजा के, या फिर समानुपाती है, तो उस कंडीशन में होता है कि यह भुजा इस भुजा के समांतर होता है थेल्स प्रमेय के विलोम से। यही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा मेरे दोस्त भाई। यहाँ पर हम कह देंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से, जो भी आप देखिए प्रश्न में सॉल्व करते हो जो भी कंडीशन अप्लाई कीजिएगा उसे नोट कीजिएगा। थेल्स प्रमेय के विलोम से हम लोग यहाँ पर नोट डाउन कर रहे हैं, तो यहाँ पर नोट डाउन करेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से आप कह सकते हैं कि डीई जो है भैया, डीई समांतर है किसके, क्यू आर के, डीई समांतर है क्यू आर के भैया। डीई यह भुजा इस भुजा के समांतर, जब यह भुजा आप खुद बताइए, जब यह भुजा इस भुजा के भैया समांतर है तो यह कोण जो होगा इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि यह भुजा इस भुजा के समांतर होने पर कंडीशन यह हो जाएगा कोण संगत कोण से हमें कह सकते हैं भैया, संगत कोण की सहायता से हम यह कह सकते हैं कि यह कोण इस कोण के इक्वल होगा, यानी कि कोण डी जो है बराबर होगा कोण ई के, सॉरी कोण क्यू के, यहाँ पर कोण क्यू रहेगा कोण क्यू के, और साथ में कोण ई जो है बराबर होगा किसके मेरे दोस्त, कोण आर के, कोण ई जो बराबर होगा कोण आर के। अब क्या कीजिए मेरे दोस्त भाई ना, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे कि इसे समीकरण नंबर 4 मान लेंगे और इसको समीकरण नंबर 5 मान लीजिएगा आप लोग। इसे हमने समीकरण नंबर 4 और नीचे वाले समीकरण नंबर 5 मान लिया। समीकरण 4 और 5 को देखिएगा तो यह कोण इस कोण के बराबर है, यह कोण इस कोण के बराबर है, तो मान लीजिए हमने यहाँ पर छोटा सा एक त्रिभुज बना दिया, नन्हा सा, और एक बड़ा त्रिभुज बना दिया, क्योंकि देखिए इसी त्रिभुज में, उस बड़े वाले त्रिभुज में 2 त्रिभुज बन रहा है, पहला बन रहा है पी डी ई बन जा रहा है, दूसरा बन रहा है पी क्यू आर बन रहा है। इसके पहले वाले प्रमेय में हमने पढ़ा है भैया कोण कोण समरूपता से कि यह कोण इस कोण के बराबर है, यह कोण इस कोण के बराबर है,
तो देखिए वहां पर ये भी पढ़ा था कि यह कोण इस कोण की भी बराबर इक्वल होता है, ऐसा कंडीशन होता है। लेकिन इतना ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए दो कोण आपके यहाँ पर इक्वल है, दो त्रिभुजों में दो कोण उनके इक्वल है, तो तीसरा कोण वैसे भी इक्वल हो जाता है और उसको प्रमेय 6.3 का हम कोण भी समरूपता कहते हैं। यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए वही प्रमेय उसी के अनुसार, कि यहाँ पर हम नोट डाउन करेंगे। इसलिए कोण समरूपता एक चीज ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों भाई, यहाँ पर देखिए प्रमेय 6.3 लगा और यहाँ पर जो आपका थेल्स प्रमेय का व्युत्क्रम भी हमने कहीं लगाया है, आपको दिख रहा है वहां थेल्स प्रमेय का विलोम भी लगाया, यानी कि व्युत्क्रम भी लगाया है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, देखिए जो आपका पहला प्रमेय है उसको पढ़ना जरूरी है, उसके अनुसार दूसरा आता है, उसके अनुसार तीसरा, उसके अनुसार चौथा। क्योंकि अगर आप मेरे दोस्त भाई अगर पहली सीढ़ी आप नहीं चढ़ते हो और डायरेक्टली सोचते हो चौथी सीढ़ी चढ़ना, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए जो इसके पहले हमने प्रमेय ऑलरेडी प्रूव करना पढ़ लिया है, तो आप जरूर पढ़िएगा, फिर ये आप देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। क्योंकि हमने लिख दिया यहाँ पर इसलिए कोण समरूपता से, अब आपको पता ही नहीं है कोण समरूपता होता है तो कैसे करोगे। तो मैंने बताया कि क्या होता है कोण समरूपता में। यह होता है मान लीजिए ऐसे दो त्रिभुज में दोस्तों भाई, आपका एक छोटा है एक बड़ा है, यह कोण इस कोण के इक्वल है और यह कोण इस कोण के इक्वल है, या यह कोण इस कोण के इक्वल है। तो यह कंडीशन होता है यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात, यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात और यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात तीनों एक दूसरे के इक्वल होता है, यह कंडीशन होता है कोण समरूपता में। तो यही हम अप्लाई कर देंगे, क्योंकि भैया यहाँ पर देखिएगा आप लोग, यह कोण इस कोण के इक्वल है समीकरण 4 में और यह कोण इस कोण के इक्वल है समीकरण 5 में। तो यहाँ पर देखिए जब यह दोनों बस दो कोण इक्वल हो जाएंगे ना, तीसरा अपने आप हो जाता है, वहां मैंने बहुत अच्छे से बताया था। तो वही काम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे मेरे दोस्त भाई। तो होगा क्या आपका, इसलिए हमने कह दिया कोण समरूपता से होगा क्या कि पीडी मेरे दोस्त मेरे भाई, पीडी बट्टे पीक्यू के हो जाएगा बराबर पीई बट्टे हो जाएगा आपका पीआर के बराबर डीई जो भुजा हो जाएगी बराबर बट्टे हो जाएगी क्यूआर के, डीई जो हो जाएगा आपका बट्टे हो जाएगा क्यूआर के। आई होप आप लोग को जो चीजें मैं बता रहा हूँ समझ में आ रही है। अब देखिए मेरे दोस्तों, आप क्या कीजिए ना, इसको और इसको देखिएगा, सिर्फ और सिर्फ नोट कीजिएगा। तो पीडी हमने नोट कर दिया भैया, पीडी इसको अच्छे से नोट करते हैं, पीडी बटे पीक्यू बराबर है डीई बटे क्यूआर के। यहां पर ध्यान से देखिएगा, आपका जो हमने यहाँ पर समीकरण नंबर 2 को देखिएगा, समीकरण नंबर 2 को हमने कहा दिया भैया इसको और इसको ले लीजिए, इसको अभी के लिए छोड़ दिए। हमने कहा समीकरण नंबर 2 के देखिएगा पीडी बराबर है एबी, तो पीडी के स्थान पे एबी रख सकते हैं, आपको भैया यस रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहाँ पर नोट कीजिएगा समीकरण 2 से अगर आप लोग देखेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पर पीडी के स्थान पर हम क्या रख देंगे, पीडी के स्थान पर भैया क्या रखेंगे एबी। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, जहां पर मैं पॉइंट पे रख रहा हूँ समीकरण नंबर 2 को देखिएगा, पीडी के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं एबी, तो एबी यहाँ पर रख दीजिए, एबी बट्टे हो जाएगा पीक्यू के जो है आप उसको नोट कर दीजिए, और डीई हो जाएगा बट्टे क्यूआर के। अब देखिए मेरे दोस्तों भाई ध्यान से देखिए, अब कंप्लीट होने वाला है, थ्योरम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, थोड़ी छोटी चीजें और एक दो करनी है आपका, यहाँ पर जो हमें प्रूव करना है वो आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ए बी बट्टे है पीक्यू के। अब भैया जो प्रश्न में दिया उसका तो उपयोग कई जगह होना चाहिए ना, तो यहाँ पर यह भी दिया है कि ए बी बराबर है पीक्यू के, ए बी बराबर पीक्यू बराबर दिया है बीसी बट्टे क्यूआर के, ए बी बट्टे पीक्यू बराबर दिया है बीसी बट्टे क्यूआर के। अब यहां से समीकरण नंबर 1 से ए बी बट्टे पीक्यू के स्थान पर, ए बी बट्टे पीक्यू के स्थान पर मेरे दोस्तों भाई बीसी बट्टे क्यूआर लिख दीजिए। अब क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि क्यूआर यहाँ पर भी है नीचे, यहाँ पर भी क्यूआर नीचे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, जिससे हमें एक डिफाइंड एक क्या बनेगा बीसी बराबर हो जाएगा डी के, जिसकी वजह से हमें प्रूफ मिल जाएगा। कैसे मिलेगा तो ध्यान से देखिए, आगे मैं सोल्व करता हूँ, यहाँ से नोट कीजिएगा समीकरण 1 से, अब क्या कीजिएगा समीकरण 1 से फिर नोट कर लीजिएगा, ए बी बट्टे पीक्यू के स्थान पर हमने ए बी बट्टे पीक्यू के बराबर लिख दिया यहाँ पर बीसी बट्टे क्यूआर के। यहाँ नोट डाउन कीजिएगा, बीसी बट्टे क्यूआर बराबर हो जाएगा डीई बट्टे क्यूआर। अब देखिएगा मेरे दोस्त ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्यूआर से क्यूआर कैंसिल हो जाएगा आपका मेरे भाई, क्यूआर से क्यूआर कैंसिल हो जाएगा आपका। यहाँ पर देखिए हमारा माइक गिर जा रहा है, मैं इसको लगा लेता हूँ पहले अच्छे से। अब देखिए हमने कहा भैया क्यूआर से क्यूआर कैंसिल हो जा रहा है आपका, उसके बाद से आप सिंपली क्या कीजिए, मैं इधर आ देता हूं मेरे दोस्त। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्तों भाई, ये जो है थ्योरम ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो चुका है। हमने कहा क्यूआर से क्यूआर जब कैंसिल कर देंगे तो बच क्या रहा है भैया, बीसी बच रहा है, अब बराबर बच रहा है डीई के। भैया क्या बचा है, बीसी बराबर बचा है डीई के, यही तो बचा सिंपली। इसे आप समीकरण नंबर मान लीजिए, आपने कितना मान लिया, हमने 5 मान लिया, तो इसे मान लीजिए आप 6 बस।
आप इसे मान लीजिएगा 6। अब देखिएगा ध्यान से, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, नहीं सही है। BC बराबर है D के, BC कहाँ पर है, BC यहाँ पर और D यहाँ पर। BC बराबर है D के, और यहाँ से देखिए PD बराबर है AB के, और PE बराबर है AC के। यहाँ पर समीकरण 2, 3 और 6 को देखिएगा मेरे दोस्त। 2, 3 और 6 को देखेंगे ना, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए PD बराबर यानी कि AB बराबर PD भी कर सकते हैं, PD बराबर AB के, PE बराबर है AC के, और D बराबर है BC के। तो इसके अनुसार हम क्या बोल सकते हैं कि यह दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम है, यह बोल सकते हैं दोस्त। अब बोल सकते हैं यार, लेकिन क्लास 9 में चीजें पढ़ी है तो आप भूल गए होंगे, ये मैं मानता हूँ। लेकिन क्लास 9 में पढ़ाई गई है कि मान लीजिए दो ऐसे त्रिभुज हैं और उनकी जो भुजाएं हैं वो इक्वल है ना, जो भुजाएं हैं इक्वल है ना, तो उस कंडीशन में बोल सकते हैं कि वो दोनों जो त्रिभुज होंगे सर्वांगसम होंगे। तो यहाँ पर हम नोट डाउन करेंगे समीकरण 2, 3 व 6 से त्रिभुज ABC सर्वांगसम है। त्रिभुज PDE, त्रिभुज PDE भैया हमने कह दिया भैया ABC जो है सर्वांगसम हो जा रहा है PDE के। जब सर्वांगसम हो जाएंगे तो सर्वांगसम होने का कंडीशन कुछ होते हैं, आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो इतना जान लीजिए। सर्वांगसम होने का कंडीशन यह होता है मेरे दोस्त भाई ना, कि मान लीजिए यह दोनों मार्कर जो होंगे आपके सर्वांगसम हो जाएंगे। उसमें यह होता है जो शेप और साइज, मतलब आकार और माप, जिसका मतलब साइज और शेप दोनों सेम रहे मेरे दोस्तों भाई ना, उसे ही सर्वांगसम कहते हैं। तो ये इसका देखिए साइज भी सेम है, आकार भी सेम है, आपका आकार और माप कहते हैं, या फिर हम कहते हैं साइज और शेप दोनों सेम है, तो इसे हम दोनों को सर्वांगसम बोल सकते हैं। तो उस कंडीशन में होता है, तो मान लीजिए इस भुजा की लंबाई इस भुजा की लंबाई इक्वल है, इस भुजा की लंबाई इस भुजा की लंबाई की इक्वल है, और इस भुजा की लंबाई इस भुजा की लंबाई की इक्वल है, तो सर्वांगसम बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कोण भी इक्वल है जब सर्वांगसम हो जा रहा था। अब यहाँ आपका थ्योरम होता है, यहाँ पर नोट डाउन कीजिएगा किसके अनुसार हम कह रहे हैं, तो यहाँ पर इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा कि हम किसके अनुसार कह रहे हैं। तो भुजा सर्वांगसम से, इसे नोट डाउन जरूर कीजिएगा, इतना जरूर नोट डाउन कर दीजिएगा, नहीं तो आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। किस बेस पर आप कर रहे हैं यह जरूरी होता है लिखना, तो इसको आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज PDE के। जब ये सर्वांगसम हो जा रहा है मेरे दोस्त भाई, तो यह कोण इस कोण के इक्वल होगा, यह कोण इस कोण के इक्वल होगा। करेंगे तो देखिए एक कैलकुलेशन निकल कर आएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। हमने कह दिया भैया कोण B जो है इक्वल हो जा रहा है, कोण B जो है इक्वल है भैया आपका कोण D के, और कोण जो है आपका C जो इक्वल है। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तुरंत, तो आपको बोरिंग भी लग रहा होगा, लेकिन मैं हर बार बोलता हूँ हर एक चीज मजेदार नहीं होती, बिना कुछ किए आपकी जयकार नहीं होगी। अगर आपको मैथ में अच्छे नंबर लाने हैं तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। आपका कोण C जो हो जाएगा कोण E के इक्वल हो जाएगा। इसको अच्छे से नोट करते हैं भैया। हमने कहा कोण B जो है कोण D के इक्वल होगा, कोण C जो है कोण E के इक्वल होगा। और एक चीज ध्यान दीजिए, इसके पहले हमने ऑलरेडी जब यह कोण इसको जो देखिए यह कोण इस कोण के इक्वल है, यह कोण इस कोण के इक्वल है, साथ में ये भी तो होगा, यह कोण इस कोण के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर मैंने नोट डाउन नहीं पहले किया है, तो यहाँ पर उसको भी कीजिए। कोण आपका A भी इक्वल हो जाएगा कोण P के। ये समीकरण नंबर आप क्या मान लीजिए 6 हो गया है, 7, 8, 9, समीकरण 6, 7, 8, 9। अब देखिएगा मेरे दोस्त भाई, यहाँ पर कोण A बराबर कोण P, तो इसको रहने दीजिए आप, लेकिन आप कोण 7 और 8 को देखिएगा। कोण 7 और 8 को ध्यान से देखिएगा, बस हो गया है भैया, आप घबराने की जरूरत नहीं है, हो गया है। कोण जो है 7 और 8 को देखेंगे तो कोण B बराबर हमने निकाला है क्या, कोण D। लेकिन हमने कहीं और एक और फैक्ट निकाला है, क्या है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। कोण D बराबर है कोण Q के, और कोण E बराबर है कोण R के। ये दी है भैया, यहाँ पर यही रख दीजिए समीकरण, यहाँ से नोट डाउन करेंगे हम लोग 4 व 5 से। भैया हमने कहा दिया समीकरण 4 और 5 से कोण आपका देखिए मार्कर हमारा फिर से गिर गया, बार बार मार्कर गिर जा रहा। आपका है क्या, कोण B बराबर है कोण D, और कोण D बराबर है कोण Q के। तो हम लिख सकते हैं कोण B बराबर क्या, कोण Q के। यस बताइए, खुद लिख सकते हैं ना, क्योंकि भैया कोण D बराबर है कोण Q के, यहाँ पर कोण B बराबर है कोण D के, तो D के जगह पर हमने क्या किया, कोण Q रख दिया। सेम दूसरे में भी वही काम करेंगे, तो कोण C बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त भाई कोण R। 5वें से कर रहे हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ पर भी सेम वही चीज है। 8वें को देख रहिएगा आप लोग।
उसके बाद से जो नवा है आपको उसको भी नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसको मान लीजिएगा 10 समीकरण और 11 आपका यहाँ पर लास्ट वाला इसको नोट डाउन कीजिए, कोड ए बराबर है कोड पी के। तो आपका मेरे दोस्त ये 9 है। तो आप जो प्रूव करना तो कर चुके हैं, क्योंकि भैया हमें प्रूव करना था कि यह कोड इस कोड के बराबर होता है, यह कोड इस कोड के बराबर होता है, यह कोड इस कोड के बराबर है। आप तीनों समीकरण यहाँ पर देख लीजिए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं अतः हमारा सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। इसको अच्छे से मैं नोट डाउन करता हूँ, सिद्ध हुआ। थोड़ा देखिए हमने कंजस्टेड यहाँ पर लिखा है, तो आप लोगों को ध्यान से लिखना है, क्योंकि देखिए मैंने सोचा नहीं कि इसको मिटा कर बताएं, क्योंकि जगह था तो मैंने कहा यहीं पे लिख देते हैं भैया। तो देखिए कैसे नोट करना है उसको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है मेरे दोस्त भाई, इसको नोट करना है। नोट करने के बाद दोनों फिगर जो है चित्र आपको बनाना है। बनाने के बाद जो दिया रहता है उसको नोट करते हैं, तो हमने वो नोट करेंगे सबसे पहले। फिर हम लोग क्या करेंगे मेरे दोस्त भाई कि रचना नोट करेंगे। रचना नोट करने के बाद मेन जो काम शुरू होता है उपपत्ति से शुरू होता है। उपपत्ति से नोट कीजिएगा यहाँ से यहाँ तक। वैसे तो मैंने जो है यहाँ पर रेखाएं खींची हुई हैं, तो यहाँ से यहाँ तक नोट कीजिएगा। फिर से यहाँ पर चले जाइएगा, यहाँ से यहाँ तक मेरे दोस्त नोट कीजिएगा। फिर से यहाँ पर थोड़ा सा कंजस्टेड है, लेकिन ध्यान से नोट करेंगे सभी। आपको मेरे को इतना पता है, साफ साफ दिख रहा है, नोट कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक नोट करिए। जो हमें प्रूव करना था प्रूव कर दिए। आई होप आप लोग को जो चीज मैंने बताया समझ में आया होगा। एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पर भुजा 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 समरूपता इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए पहले यह भुजा बट्टे यह भुजा, यह भुजा बट्टे यह भुजा और यह भुजा बट्टे यह भुजा जो है तीनों समान अनुपात में होते हैं, कंडीशन में दे रखा था, इसलिए इसे भुजा 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 समरूपता भी कहते हैं। आई होप आप लोगों को जो चीजें मैंने बताया समझ में आया होगा। कहीं पर डाउट्स हमेशा कहता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मैं जरूर बताऊंगा। अब देखिए इसमें एक प्रमेय आ गया 6.5, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि देखिए वो भी एक अच्छा प्रमेय, ध्यान से देखेंगे वो भी समझ में आएगा। आई होप आप लोग को यह जो वीडियो मैंने बताई आप लोग को समझ में आया होगा। मैं क्या करता हूँ हट जाता हूँ, आप नोट जरूर कर लीजिएगा मेरे दोस्त। हाँ दोस्तों हमने वीडियो कहता है एंड करेंगे, वीडियो अच्छी खासी लंबी हो चुकी है। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हमने बताया प्रमेय 6.5 को पढ़ने वाले हैं। आई होप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर दोस्तों के साथ ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए मेरे दोस्त मेरे भाई। और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक बार हंसकर बोल दीजिए मेरे दोस्त, जय हिंद।